नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। हम हाजिर हैं संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ हम आपको दिखाएंगे कि आज दोनों सदनों में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सभी लंबित रिक्तियों को 18 महीने में भरा जाएगा। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2022 को मिली मंजूरी। विधेयक के पारित होने से भारत चंद चुनिंदा देशों में हुआ शामिल। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विधेयक के कानून बनने से खेल और खिलाड़ियों को मिलेगी मदद। और लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक किया गया पेश। सरकार ने लोकसभा में डेटा संरक्षण विधेयक को लिया वापस। जल्द आएगा नया विधेयक। जुड़ी खबरों की। लोकसभा ने बुधवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। विधेयक में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान है। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार द्वारा 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक लाया गया। उन्होंने कहा कि आज भारत स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ 5G का सपना देख रहा है। देश जल्द ही प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में 15 साल से 25 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की संख्या 25.5 करोड़ है। इनमें से 14 करोड़ बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। देश भर के सभी बच्चों को शिक्षा देना बेहद जरूरी है। उसमें वैश्विक टेक्नोलॉजी क्या क्या चल रहा है, उसकी अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस भारत नहीं लाएंगे, सभापति महोदय, हम देश की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे। इसी बैकग्राउंड से, इसी पृष्ठभूमि से गति शक्ति विश्वविद्यालय की कल्पना की गई। 2018 से रेल विभाग की अगुवाई से बड़ौदा में उनकी जो पुरानी रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उसी को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता देके उसको एक यूनिवर्सिटी बनाया गया था। बाद में जिस समय की आवश्यकता हुई, जितना उसकी पृष्ठभूमि को बताते हुए इंट्रोडक्शन के समय में, और माननीय सभी सांसद सदस्यों ने एक एक फीचर उसको कहा। किसी ने कहा इसकी इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए। अगर ये वैश्विक स्तर की इंस्टीट्यूशन से टाई अप नहीं करेंगे, आज भारत की रेल विभाग की अगर मैं उदाहरण लूं, भारत कम से कम, भारत की रेल कंपनियां, भारत सरकार की रेल संबंधित सहयोग दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी में से कम 20 देशों में भारत की रेल विभाग की फुटस्टेप है। इसलिए हमारी कैपेसिटी केवल हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के गरीब देशों के लिए आवश्यक भी होती है। इसीलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड की इंस्टीट्यूशन बनाना यह हमारी मैंडेट में है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सांसद रंजनाबेन भट्ट ने कहा कि रेलवे की जटिल प्रणाली के कुशल संचालन के लिए तकनीकी रूप से शिक्षित और कुशल युवाओं की आवश्यकता है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि यह विश्वविद्यालय रेलवे के साथ ही जलमार्गों एवं अन्य परिवहन के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने बिहार में मानित विश्वविद्यालयों नव नालंदा महाविहार और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग सरकार से की। बीजद सांसद चंद्रशेखर साहू ने ओडिशा में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की भी मांग की। हम भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां भारत के नौजवान रोजगार तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करने वाले बने। इस उद्देश्य का पूरा करने के हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा के नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट NRTI को केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी गति शक्ति का दर्जा देने का निर्णय को मंजूरी प्रदान करनी है। आदरणीय सभापति, जिससे इस गति शक्ति विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा, इससे इसकी क्षमता और बढ़ेगी। नालंदा
अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पर काफ़ी सरकार ने सहायता किया है, ये बधाई के पात्र हैं। इसी क्रम में नालंदा नव महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के प्राचीन शास्त्रों की विषय की पढ़ाई और शोध भी किया जाता है। सभापति महोदय, मेरा सरकार से मांग है कि नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए। They will have स्वरोजगार और अपॉर्चुनिटीज यंग इंडियंस को जरूर मिलेगा। सर, when the government have been going to name this university as Gati Shakti Vishwavidyalaya after the name of government flagship program of PM Gati Shakti National Master Plan for multimodal connectivity and expand its jurisdiction in all over the country, to which I support this amendment. Foster collaboration between public sector, private industry and academia. It shall create a digitally enabled environment that fosters and promotes the spirit of entrepreneurship among the students. Sir, with the establishment of the university, it will be possible to provide a base for in-depth research in transport sector, which is needed in the current scenario. Sir, the TDP government ensured land allocation for these institutions according to the AP Reorganization Act. In spite of 8 years since the passing of the Act, the progress made on these universities is very, very slow, sir. For example, the IIPE, NIDM, ICER are still functioning under temporary campuses. So I would request the Honorable Minister to speed up the construction of these campuses and to hold the classes in their respective buildings, sir. लोकसभा में बुधवार को ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया, जिसमें कम से कम 100 केवी के कनेक्शन वाली इमारत के लिए नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। विद्युत मंत्री ने कहा कि एक संशोधन गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से संबंधित है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। उन्होंने कहा कि हम पेट्रोलियम उत्पाद का आयात करते हैं, हम उसके स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक के कानून बनने के बाद हमारे पर्यावरण को लाभ होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। जो अभी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसके बदले में नॉन फॉसिल फ्यूल का हम लोग रिप्लेसमेंट करें। यह हमारे आत्मनिर्भरता का सवाल है, यह हमारे देश को और आत्मनिर्भर बनाएगा। हम बड़ी मात्रा में अभी नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, उसको धीरे धीरे अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी से बनने वाले जो मटेरियल है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, उससे रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो निर्भरता है इंपोर्ट पर, वो निर्भरता कम होगा। दूसरा, इससे हम कार्बन मार्केट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की जटिलता बढ़ेगी। I oppose the introduction of the Energy Conservation Amendment Act 2001. This act will only create a top-heavy structure in the bureau of energy efficiency. सरकार ने बुधवार को लोकसभा में डेटा संरक्षण विधेयक 2021 को वापस ले लिया। इस विधेयक को 11 दिसंबर 2019 को सदन में पेश किया गया था। इसके बाद इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। समिति की रिपोर्ट 16 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पेश की गई। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। डेटा संरक्षण विधेयक में लोगों के व्यक्तिगत आंकड़ों के इस्तेमाल एवं प्रवाह को वर्गीकृत करने के अलावा निजी डेटा के प्रसंस्करण के बारे में व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के भी प्रस्ताव रखे गए।
लोकसभा में बुधवार को अनेक सांसदों ने देश में खेल ढांचे में सुधार की वकालत करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभावान युवाओं को उचित अवसर प्रदान किए जाएं। भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने के विषय पर नियम 193 के तहत चर्चा की गई। हरियाणा जैसा स्टेट तो बहुत काम करता है, गुजरात जैसा स्टेट तो बहुत काम करता है, उसके पास पैसे हैं, वो दे रहा है। लेकिन हमारा जैसा राज्य जो है वो यदि बच्चों को नहीं दे रहा है तो वो जो टैलेंट है उस टैलेंट के लिए इवन जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कई एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ हजारीबाग में है और एक आध जगह जो है और हॉकी के इंस्टीट्यूट इन्होंने बना रखे हैं, उसके अलावा टैलेंट को कैसे अपने साथ रखें, उनको हम कैसे सुविधा दें, ये झारखंड जैसे राज्य में नहीं। तो यदि सरकार नहीं करेगी, फेडरेशन नहीं करेगा, तो हम यहां से क्या करने वाले हैं, यदि इसका जवाब मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे खेल प्रेमी को, खिलाड़ी को जैसे प्रोत्साहित करते रहते हैं, उसी तरह से ये खेलो इंडिया को यूटिलाइज करके जितनी सुविधाएं एक सेक्शन को दी जाती हैं, उनके बच्चों को दी जाती हैं, अगर उसकी 1/4 भी सुविधाएं उन गांव देहात के नौजवानों को दे दी जाएं, तो मैं समझता हूं कि भारत का जो रिकॉर्ड होगा ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो कई गुना बढ़ जाएगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बात करेंगे राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। देखिए, आप जरा सोच करके देखिए कि देश की आज़ादी के बाद इस प्रकार का सबकी सहभागिता वाला ये पहली बार कोई अभियान लिया गया है। वास्तव में प्रधानमंत्री जी की जो सोच है सबको देश के साथ, समाज के साथ जोड़ने की है और ये अद्भुत है। 75वां वर्ष है, हमारा अमृतकाल चल रहा है, तो प्रत्येक नागरिक को स्वाधीनता के उस उत्साह के साथ जुड़ना चाहिए, तिरंगे का जो मान है उसके साथ जुड़ना चाहिए और अपने घर पर उसको लगाना चाहिए, गर्वित होना चाहिए। मैं समझता हूँ अद्भुत ये कार्यक्रम है और पूरे देश के अंदर इसके विषय में उत्साह भी है और निश्चित रूप से मुझको पूरा विश्वास है कि पूरा देश उस दिन तिरंगों से लहर जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सदन दिन भर में। अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा में पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा समय से चले आ रहे अवरोध के बावजूद बाद मानसून सत्र में बुधवार को पहली बार शून्यकाल की कार्यवाही सुचारू ढंग से चली और सदस्यों ने इस दौरान जनहित और देशहित से जुड़े सवाल पूछे। पहली बार शून्यकाल में 17 सदस्यों ने सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाया। राज्यसभा ने बुधवार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला के कामकाज को कानूनी स्वरूप प्रदान करने संबंधी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक के पारित होने के बाद भारत दुनिया के उन कुछ एक देशों में शामिल हो गया है जहां अपना कानून और अपनी एजेंसी है। अमेरिका सहित कुछ देशों में डोप जांच को लेकर पहले ही व्यवस्था है, अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विधेयक के कानून बनने से न सिर्फ खेल और खिलाड़ियों को मदद मिलेगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी भारत की क्षमता हर साल 6000 नमूनों की जांच करने की है, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम किसी बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं तब 1 महीने में 10,000 से अधिक नमूनों की जांच की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में एक प्रयोगशाला से काम नहीं चलेगा और इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक का समर्थन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि डोपिंग मामलों में खिलाड़ियों के साथ न्याय करने की जरूरत है। हमने सर एक कदम और आगे जाकर जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गुजरात में, हमने उसके साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। वहाँ पर वो लैब भी स्थापित करेंगे और ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं इसकी टेस्टिंग को
हम नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से करने की शुरुआत करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कदम इस दिशा में हम उठाने जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा, आप हरियाणा सरकार से भी आप आग्रह करें कि उनको नियुक्तियां उसी पैटर्न पे नियुक्तियां मिलें, और आप भी देश में भी इस खेल नीति को लागू करें कि एक छोटा सा 2% आबादी वाला प्रदेश अगर देश के लिए 50% मेडल जुटा सकता है, तो इस नीति को आप पूरे देश में लेके जाएंगे तो मैं समझता हूं कि देश के खेलों में और ज़्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। जो आप इस सूझबूझ के साथ ये बिल लेके आए हैं, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा, ये एक सकारात्मक कदम है। सिर्फ हौसला अफजाई नहीं, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, और उन फैसिलिटीज़ का रिजल्ट ये है कि रिकॉर्ड फॉर इंडिया 7 मेडल्स, एंड ये एक शुरुआत है। हम ऐसी इराद से ताल्लुक़ रखते हैं, जब मेडल्स का अकाल था पूरी दक्षिणी एशिया में एक भी मेडल नहीं होता था। And I strongly contradict the statement made by my BJP colleague. He said that MCI was corrupt and for the same NMC was formed. I can cite you several examples where NMC is being accused for so many irregularities. So I strongly contradict him, sir. And last but not the least, I believe our minister will take necessary steps so that this organization can work independently. Go and search his house or place where he is residing. This will put a great mental trauma on the sports persons. This has to be considered. Number one. Number two, there is already provisions under the narcotic drugs and psychotropic substances, how these procedure of search and seizure have to be made. Prohibited substances under this bill will have a different kind of a procedure, namely criminal procedure code. So this has to be considered by the ministry. These cases are about 12 per year. That is, one athlete per month is caught out due to not carefully checking everything that is put into their body or being appropriately educated on their rights and responsibilities. Sir, we have a prominent sports person, P.T. Usha ji here. Devendra and the General were lavishly talking about Haryana. They should have at least spoken about Kerala, because we have a social ecosystem whereby we promote sports. That is the peculiarity of Kerala. General Watt spoke about that. I told that he's a general with difference. He should be sitting here with us. Okay. The committee has recommended emphasize on the need for opening more drop testing laboratories in the country, preferably one in each state, to cater the need of the country and to also become a leader of the Southeast Asian region in the areas of anti-doping research. That is why, sir, I am supporting the 2021 में आपने खेल का बजट कम किया, इस बार थोड़ा बहुत आपने बढ़ाया। तो खेल को इतने उपेक्षा भाव से क्यों देखा जाता है? खेल के ऊपर हमारा बजट क्यों इतना कम रहता है? खेल की तरफ हमारी सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? Totally help all the federations, all the sports persons and sports ministry under the leadership of Anurag ji doing very well. Now there is no problem for player. If player like to go expose themselves outside of the India in abroad, government is allowing them. Yes. We should create awareness about the abuse of performance-enhancing drugs in sports among athletes, coaches, and parents, and there should be no delay in taking timely action and appropriate ban against those who test positive of doping. At the same time, the activities of National Anti-Doping Agency, NADA, should be accelerated and should be given the freedom to operate without any other obstacles. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस संबंध में नोटिस को अस्वीकार कर दिया। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस को भी सभापति ने अस्वीकार कर दिया। ईडी, सीबीआई, आयकर
ऐसे जो ऑटोनमस बॉडीज है उनका जो दुरुपयोग हो रहा है, गैर इस्तेमाल हो रहा है और मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ और बैर भाव से कर रही है। अभियान चलाकर राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मीडियाओं को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने में जो काम कर रही है। श्रीलंका के बंदरगाह में चीन के युद्धपोत को लंगर डालने की अनुमति दिए जाने पर चिंता जताते हुए राज्यसभा में बुधवार शून्यकाल में एमडीएम के सदस्य वाइको ने कहा कि श्रीलंका ने इस महाचीनी युद्धपोत को अपने हम्बन टोटा बंदरगाह में लंगर डालने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि यह युद्धपोत भारत के लिए चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि यह सामान्य युद्धपोत नहीं है। Sri Lanka has allowed Chinese submarine warship to dock at Hambantota port this month despite India's concerns. Sri Lanka has ignored India's concerns over the visit by Chinese warship, saying that it was only to refuel and replenish supplies. But I would like to tell the House that it is not an ordinary ship. It is a research and survey ship, Yuan Wang 5, which would be used to spy on India's activities and strategic interest. It is a dual vessel employed for space and satellite tracking and for intercontinental ballistic missile ranges. The ship is to spend about a week's time reportedly for fuel and other supplies. The visit of the ship would compromise our national security. आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह ने राज्यसभा में शून्यकाल में अफगानिस्तान में सिखों और गुरुद्वारों पर हमले का मुद्दा उठाया। हरभजन सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दशकों से अफगानिस्तान में सिख और हिंदू आबादी तेजी से घट रही है। अफगानिस्तान में गुरुद्वारे और सिखों पर हो रहे हमले के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने न केवल दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर सिख की भावना को आहत किया है, बल्कि ये एक सिख होने की पहचान पर हमला है। इस तरह के हमले हमें कई सवाल करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये हमले हमारे ऊपर ही क्यों हमें निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया भर में गुरुद्वारे, चाहे वो कोविड के दौरान या गुरुद्वारे ही नहीं थे, वो भोजन और हर तरीके की चीज़, ऑक्सीजन को लेकर के उन्होंने हर तरीके की चीज़ लोगों के लिए उपलब्धित की थी। सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि वर्ष 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में टोल शुल्क वसूलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक टोल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है और एनएचआई के लिए कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं है। इस देश में और एनएच डिक्लेयर करके पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाकर हम इस देश की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेंगे, तो भी पैसे की कमी नहीं है। हाँ, काम करने में कोई कमी होती तो उसको और हम पीछे लगकर करवाने की कोशिश करते हैं। और आप जितने लोग जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हो, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये 8 साल में कितना बदल हुआ है आप ये देखिए और विश्वास रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ और इस रिकॉर्ड पर विश्वास के साथ बताता हूं कि ये पूरा हो। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। रामवीर श्रेष्ठ को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी।